हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं आपके लिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। जो नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आता है वो कमेंट में आप रिप्लाई कीजिएगा। चलिए तो इस सेट को शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ये कौन सा उदाहरण है? तो ये झील क्यों है? क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित नहीं होता, ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित होता है। पार्क मानव द्वारा निर्मित होता है, बांध मानव द्वारा निर्मित होता है, खेत भी मानव द्वारा निर्मित होता है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? ये होते हैं पादप, क्योंकि इन सभी ऑप्शनों में सिर्फ पादप ही हैं जो स्वपोषी होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। ब्लैक मिक्स हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि परवैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो परवैंगनी किरणें त्वचा कैंसर का कारण बनती है। त्वचा कैंसर का कारण परवैंगनी किरण बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। जो नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सौर सेल ही एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। यह ऑप्शन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में माउंट किलिमंजारो स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। आप सभी को पता होगा कि भारत के तमिलनाडु के क्षेत्रों में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। और मानसून कब लौटता है? मध्य अक्टूबर के बाद मानसून लौटने की शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो यह बरमूडा नहीं आता है। इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, ये अफ्रीका से 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, इसके अलावा एक और देश है इरिट्रिया। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अफ्रीका के मैप को देखिएगा तो एक सिंह के आकार का निकला हुआ एक क्षेत्र है, इसीलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। मैं आपको देखिए एक नक्शा दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अफ्रीका का नक्शा है। तो यहाँ है सोमालिया, है, यहाँ पे आपका इथियोपिया हो जाता है, यहाँ पे जिबूती है और यहाँ पे इरिट्रिया है। ये चारों देश मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनते हैं। इसी एरिया को अफ्रीका का हॉर्न कहा जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो काजू की मिट्टी के लिए काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो ये प्रयुक्त होती है लैटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था।
ये गठन किया गया था 1983 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 में की गई थी। 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो कृपया करके नोट डाउन कर लें। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक किसी भी एग्ज़ाम में बीपीसी मास्टर का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो या बीएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो, तीनों एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दाम पर मापा जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं बिहार दरोगा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी का एक कथन था। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष दर प्लस इमदाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो ये सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी हमारे भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। वहीं मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन 51 का अनुच्छेद भाग 4 का समझ गए। और मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? तो ये किसका अधिकार है बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में किसका कौन सा आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान न्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है 84वां संविधान संशोधन द्वारा। 84वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो 2 बार। प्रत्येक 6 महीने पर, न्यूनतम प्रत्येक 6 महीने पर संसद की बैठक होना अनिवार्य है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो पारित होना कहाँ से अनिवार्य है? तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा भारत में एक नया राज्य सृजित हो सकता है। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा भारत में एक नया राज्य सृजित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है B.R. मेहता को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा यह प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस देश की देन है, फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजाराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था जजिया, जजिया कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो शाहजहां के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में केवल बारबोसा आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल बारबोसा आया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें लिखा गया है केवल 4। आइए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर जिसे हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है, इसका नाम क्या है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को राजबेटकर की उपाधि प्रदान की गई थी। देवराय द्वितीय को ही राजबेटकर की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 गिरनार अभियान निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ये रुद्रदामन संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय क्या है? तो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय पाशुपत है। पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए, स्कैनिंग आज सही से नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की तपस्या के बाद। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे और 6 वर्ष के बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हमारे बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। निरंजना नदी किनारे पीपल ब्रिज के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में क्रांति होने जा रही है, भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन भारत में कब चला था? 1920 से 1922 तक। वह असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेटी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत में बेटी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 1937 में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के मिश्रण के दौरान इथाइल अल्कोहल हमेशा बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कोबाल्ट 60 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयलन में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किस प्रकार के कोयलन में कार्बन की सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो नाफ्टा का सदस्य देश ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है?
ये रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो। बी और सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस कौन सा नहीं है, तो ये ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूरदृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह सत्य है कि यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का चाल। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, यहाँ चाल होगा, समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है पसर्व और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जल विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।